Hello student, welcome to all. Today we will discuss about torque acting on an electric dipole kept in uniform electric field. कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कुल कितना टॉर्क लगेगा इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो टॉर्क है ये किसी भी बॉडी के रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ सिंबल से, और ये जो टॉर्क है ये इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के या आर एफ साइन थीटा के, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। कोई भी बॉडी है जिसको हमें रोटेट कराना है तो डेफिनेटली उस पर टॉर्क एक्ट होना चाहिए, और जब टॉर्क एक्ट होगा तभी बॉडी जो है रोटेट कर सकती है। बिना टॉर्क के कोई बॉडी रोटेट नहीं हो सकती। अगर किसी बॉडी को ट्रांसलेट कराना है तो उस पर फोर्स एक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर किसी बॉडी को हमें रोटेट कराना है तो उस पर टॉर्क एक्ट होना चाहिए। जैसे ये कोई रॉड है, इसके एक पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने, एक एंड को, और दूसरे एंड पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से जो रॉड होगी वो रोटेट करने लगेगी। तो ये रोटेशनल मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है टॉर्क, जबकि लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है फोर्स। अब टॉर्क के और कहाँ क्या क्या एग्जाम्पल है और कहाँ पे हमें देखने को मिलता है टॉर्क की वजह से रोटेशन। सिंपल सी बात है, जब भी हम साइकिल, बाइक ऐसा कुछ चलाते हैं तो ये हैंडल है उसका, एक हाथ हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं और दूसरा हाथ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुश करते हैं। यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये हैंडल का सेंटर है, और इस तरीके से हमारी बाइक या साइकिल जो है ऐसे मुड़ जाती है इस डायरेक्शन में। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो इसको हम बोलते हैं कपल। कपल का मतलब ये हो गया है कि एक ही बॉडी है और अलोंग टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्ट हो रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं कपल। और इस कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसी वजह से कोई बॉडी जो है रोटेट होती है। तो जहाँ कहीं पेयर ऑफ फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट अलोंग टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो इसको हम बोलेंगे कपल, और कपल की वजह से टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट होती। अगर कोई सिंगल फोर्स है तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये है टॉर्क का, लेकिन अगर कहीं कपल की वजह से टॉर्क लग रहा है तो उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं हम टाउ इक्वल्स आइदर फोर्स, मतलब कोई भी एक फोर्स, एंड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। अगर इन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज कर लो आर है, तो एफ मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आर। तो ये टॉर्क ड्यू टू कपल का फॉर्मूला है। तो ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट था 11th क्लास से रिलेटेड, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। We have to derive expression for torque acting on an electric dipole kept in uniform electric field। हमें किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पे कितना टॉर्क लगेगा जब वो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, लगेगा भी या नहीं लगेगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, जो कुछ भी है इसकी कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम इसे देखते हैं। वी कंसिडर दैट देर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P। हमने कंसीडर कर लिया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है P। इस पे चार्ज है प्लस माइनस Q और डायपोल लेंथ है 2L। तो इसका जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा P का मतलब डायपोल मोमेंट के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है 2 मल्टीप्लाइड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई L। ये लिखते हैं फॉर्मूला, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के
मैं ये देखना है कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा, इसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम इस डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे रहे हैं बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है, ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक तरफ चार्ज माइनस होगा, दूसरी तरफ प्लस होगा, वो हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि चार्ज जो है प्लस क्यू है, और यहाँ पे चार्ज हमने कंसीडर कर लिया कि माइनस क्यू है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हमने यहीं पे प्लस क्यों लिया, यहाँ पे माइनस क्यों लिया। इसका अपोजिट ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बट फाइनल रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। उल्टा भी ले सकते हैं, अपोजिट भी ले सकते हैं, टॉर्क की डायरेक्शन केवल चेंज हो जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। डायपोल मोमेंट इस डायपोल के एक्सिस के अलॉन्ग होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये हम पढ़ चुके हैं कि डायपोल मोमेंट जो है हमेशा ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये डायपोल मोमेंट हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इस एक्सिस के पैरेलल, डायपोल में ये जो लाइन है जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करा रही है, इसी के पैरेलल, तो ये डायपोल मोमेंट हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा, तो थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा वो भी देखेंगे, और टॉर्क कितने अमाउंट का एक्ट होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं तो इन चार्ज पे फोर्स लगेगा। चार्ज पे फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि चार्ज जो है फील्ड में रखा हुआ, और फील्ड में रखा हुआ है तो डेफिनेटली फोर्स लगेगा। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल्स क्यू ई अमाउंट का। तो यही बात यहाँ पे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे ड्रॉ की है हमने, इसका मतलब इधर की तरफ इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड में इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे होती है, नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसलिए इधर इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव है, इधर इक्विवेलेंट टू नेगेटिव है। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं F1 से, वेक्टर F1 से, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q मल्टीप्लाइड बाई E। इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। जैसे इस चार्ज पे फोर्स लगेगा सेम वैसे इस चार्ज पे भी फोर्स लगेगा। इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ मैं F2 से। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम वही है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है E। अब एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये दोनों जो हैं फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में फील्ड है सेम उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन नहीं यूज किया। तो इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना लग गया, इधर है F1 और इधर है F2, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये इक्वल है QE, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये प्लस का रिप्रेजेंटेड है, ये माइनस का रिप्रेजेंटेड है। तो अगर पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स के लिए हमें दोनों को सम करना होगा, F1 प्लस F2, और ये हो जाएगा QE प्लस माइनस का QE, मतलब वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। तो नेट फोर्स 0 हो गया। और किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये होता है कि बॉडी जो होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन
परफॉर्म नहीं करेगी। ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सीधे सीधे ऐसे स्ट्रेट मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन जिसको हम बोल रहे हैं, इसके होने की कंडीशन यही है कि बॉडी पे जो है नेट फोर्स लगना चाहिए। जैसे कोई ब्लॉक है और हम चाहते हैं कि ऐसे डिस्प्लेस हो, तो डेफिनेटली इस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, नेट फोर्स इस पर 0 एक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी ट्रांसलेट नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। इस टाइप बोलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों फोर्स हैं F1 और F2, ये एक ही बॉडी पे हैं और अलोंग 2 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। एक इस लाइन के अलोंग एक्ट हो रहा है, दूसरा इस लाइन के अलोंग एक्ट हो रहा है, तो ये कपल बना रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा कि अगर किसी बॉडी पे 2 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे अगर 2 इक्वल और अपोजिट अमाउंट के फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके के फोर्स के पेयर को हम बोलते हैं कपल। और कपल की वजह से इस बॉडी पे टॉर्क लगता है। और टॉर्क कितना लगेगा, तो होगा आइदर फोर्स, मतलब कोई भी एक फोर्स, और मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। तो यहाँ पे दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, अगर क्या होता कि ये फोर्स और ये फोर्स अलग अलग होते तो टॉर्क नहीं लगता क्या? बिल्कुल लगता, बस ये कपल नहीं होता। टॉर्क तो तब भी एक्ट होता। अगर ये अलग अलग फोर्स होंगे तो डेफिनेटली टॉर्क यहाँ पे एक्ट होगा, हमेशा ही एक्ट होगा, चाहे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कितने अमाउंट का इस पर टॉर्क एक्ट होगा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला है आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। तो ये जो 2 फोर्स हैं, इनमें से कोई भी एक फोर्स, तो कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पता है हमें। अब दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई? इस तरीके से कुछ डायग्राम बना हुआ है वहाँ, उसको मैं फिर से कॉपी कर दे रहा हूँ डायग्राम को यहाँ पे अलग से, ताकि ठीक से समझ में आए हमें, डायग्राम क्लियर दिखे। ऊपर का फोर्स रिप्रेजेंटेड है F1 और नीचे का फोर्स रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे F2। F1 और यहाँ पे है F2। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम बोल रहे हैं एक चार्ज से लेके दूसरे चार्ज के बीच की सेपरेशन, और इसको हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है हमारा -q चार्ज और यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है हमारा +q चार्ज। तो ये एक बॉडी होगी अलोंग 2 डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ये 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं F1 और F2। तो टॉर्क का फॉर्मूला है आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स या F1 या F2 हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये तो इंक्लाइन डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच में, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, और हमें ये वाली डिस्टेंस जो है पता है ऐसे, जबकि हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यही काम किया हमने। इस लाइन को आगे तक हम एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। डायपोल लेंथ जो है इसका रिप्रेजेंटेशन हम 2L से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2L लिख देंगे। ये जो एंगल है ये थीटा है, ये रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, ये एंगल थीटा है। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल हमने थीटा रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब हमें ये फाइंड करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यही हुआ, एक फोर्स हमारा ऐसे है, दूसरा फोर्स हमारा ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यही होती है इन दोनों के बीच में। ये तो इसके एलोंग है और ये इंक्लाइंड है, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? इसको हमने इमेजिन कर लिया कि ये x है, इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये y है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए x फाइंड करना है हमें, और हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब x अपॉन 2L। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2L साइन थीटा।
ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, आइदर फोर्स मतलब कोई भी एक फोर्स, तो F1 ले लिया, F2 भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x ही तो फाइंड किया हमने ये, तो ये कितना है यहाँ पे 12 साइन थीटा। F की वैल्यू Q इंटू ई है इंटू 2L साइन थीटा। अब Q इंटू 12 इसको हम बोलते हैं P E, और इधर हो जाएगा साइन थीटा, तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन थीटा। तो इतने ही अमाउंट का टॉर्क जो होगा एक्ट होगा जब किसी हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इतने ही अमाउंट का टॉर्क एक्ट होगा, टाउ इक्वल्स पी ई साइन थीटा अमाउंट का टॉर्क जो होगा एक्ट होगा। कुछ और भी बातें हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये बोला जाए कि व्हाट विल हैपन इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो चार्ज तो नहीं बदलेगा, क्योंकि डायपोल में चार्ज जो है हमेशा इक्वल अपोजिट होते हैं। फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, हो सकता है यहाँ पे E1 हो सकता है यहाँ पे E2 हो, इन दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा या कोई भी एक कम हो सकता है, डिपेंड करता है कि फील्ड कैसा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी तो ये फोर्स अलग हो जाएगा और ये फोर्स अलग हो जाएगा, और जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, और जब नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ, बताया था कि जब भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी विल परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन फिर होने लगेगा। टॉर्क, फिर टॉर्क एक्ट होगा। अब वहाँ पे इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे अलग से, और फिर दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस पर टोटल टॉर्क कितना है। क्योंकि अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे तो फिर हम इसको कपल नहीं बोलेंगे, बट टॉर्क एक्ट होगा, एक फोर्स का इंडिविजुअल टॉर्क दूसरे फोर्स का इंडिविजुअल टॉर्क फाइंड करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल टॉर्क इस पर कितना एक्ट हो रहा है। अब हम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए सिस्टमेटिक डेरिवेशन करेंगे। अभी हमने रफली इसे डिराइव किया था, तो कैसे करेंगे हम इसे डिराइव। इस डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है कि एक चार्ज है -q और दूसरा है +q, और इस तरीके के पेयर ऑफ चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस पे चार्ज है -q और +q, एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की डिस्टेंस 12 रिप्रेजेंटेड है, मतलब ये डायपोल लेंथ है 12। इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चल रहा है हमें, यहाँ जो स्पेसिंग है ये इक्वल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अब जब इस डायपोल को हमने बाय मेकिंग एन एंगल थीटा रख दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इस डायपोल पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो भी हम देख लेंगे। इस पर नेट फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, वैसे हमने अभी देखा भी था कि कब फोर्स लगेगा कब टॉर्क लगेगा। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। डायपोल मोमेंट, ये चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी इस लाइन के पैरेलल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंटेड ही है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस चार्ज पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टोटल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी वो हम लिख ले रहे हैं। फोर्स
acting on electric dipole kept in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे टोटल कितना फोर्स लगेगा ये देख रहे हैं हम। तो इस चार्ज पे फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स, एक चार्ज पे हो जाएगा F1 जिसको रिप्रेजेंट किया हमने QE से। फोर्स और फील्ड यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस सिंबल यूज़ कर रहे हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। दूसरे चार्ज पे, इस पे माइनस QE फोर्स लग रहा। माइनस क्यों? क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस QE। नेट फोर्स या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, डायपोल पे टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा? तो F नेट इक्वल्स F1 प्लस F2, दोनों की वैल्यू पुट करा दे रहे हैं, QE प्लस माइनस के QE, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। F नेट की वैल्यू जो होगी वो होगी 0। और किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 लगता है तो इसका मतलब हमने अभी देखा था कि देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन कोई नहीं होगा यहाँ पे, डायपोल जो होगा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा, बट बोथ फोर्सेज F1 एंड F2 acting on dipole having equal magnitude and opposite direction and acting along two different line of action। दोनों फोर्स F1 और F2 इस डायपोल पे एक्ट हो रहे हैं, इक्वल भी हैं, अपोजिट भी हैं, और along two different line of action एक्ट हो रहे हैं। then such forces forms couple and a couple always produces torque। तो कपल फॉर्म करते हैं और कपल हमेशा जो है टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इस पे टॉर्क लगेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट and acting on a body means dipole along two different line of action, so forms couple which produces टॉर्क। तो इसकी वजह से टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क ड्यू टू कपल का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन जो है हम टाउ से करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आइदर फोर्स, मतलब कोई भी एक फोर्स, तो चाहे F1 ले लें हम या F2 ले लें, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेज, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है BC। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। BC की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की है? यहाँ पे
बी सी रिप्रेजेंट कर दिया। बी सी की वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया अभी, जब ने रफली बताया था तब भी उससे मैं डिस्कस किया था। बी सी ये जो है दोनों फोर्स के बीच की, इसके और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो कैसे फाइंड किया हमने, इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। यह हाइपोटेन्यूज पता है हमें, डायपोल लेंथ कितना रिप्रेजेंटेड है 12, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया ए बी। ए बी की वैल्यू पता है हमें 12, तो यहाँ से बी सी हो जाएगा 12 साइन थीटा। अब ये वैल्यू ला के यहाँ पे रख दे रहे हैं हम टॉर्क के फॉर्मूले में। तो टाउ इक्वल्स क्या है, आइदर फोर्स मतलब कोई भी एक फोर्स, तो क्यू लिख दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी की वैल्यू 12 साइन थीटा है, तो 12 साइन थीटा लिख दिया। पी की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें पता है क्यू मल्टीप्लाइड बाई 12 होती है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे, तो टाउ इक्वल्स हो जाएगा पी ई साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए ये फॉर्मूला है। अब टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब वेक्टर हैं, तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। टाउ इक्वल से लिख सकते हैं हम पी क्रॉस ई, यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी और ई जिस प्लेन में होंगे टॉर्क उसके परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अगर ये आई कैप के डायरेक्शन में है, ये जे कैप के डायरेक्शन में है, तो टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो के कैप के डायरेक्शन में होगी। अगर ये अपोजिट है, अगर ये जे क्रॉस आई है तो ये हो जाएगा माइनस का के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल सबको पता है, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम डिटरमाइन कर लेते हैं रिजल्टेंट टॉर्क की डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन डिटरमाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पर्टिकुलर इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, P रिप्रेजेंटेड है इस डायरेक्शन में, E रिप्रेजेंटेड है इस डायरेक्शन में, दोनों ही पेपर के प्लेन में है, तो जो रिजल्टेंट होगा हमारा टॉर्क वो हमेशा ही, जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो हमेशा ही ये जो पेपर का प्लेन है हमारा इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। ठीक परपेंडिकुलर का मतलब होता है या तो ऐसे इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर हो सकता है, या फिर आउटवर्ड हो सकता है, बाहर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। तो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा ये देखना है हमें। तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे टाउ और पी क्रॉस ई रिप्रेजेंटेड है, इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल पर रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये P है और इधर E है, P से E की तरफ अगर स्क्रू घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो रिजल्टेंट टॉर्क की डायरेक्शन हो गई। P और E एक प्लेन में होते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जबकि टाउ जो होगा वो P के भी परपेंडिकुलर होगा और E के भी परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अब यही बात यहाँ पे है कि P और E दोनों एक प्लेन है, तो टॉर्क जो होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और P से E की तरफ अगर हम स्क्रू को घुमाते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है P और यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है E, तो P से E की तरफ अगर हम स्क्रू को घुमाते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, ऐसे समझ लो इस डायरेक्शन में, तो स्क्रू जो होगा ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। और नीचे की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क होगा वो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। और इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल के अंदर ऐसे क्रॉस बना के, तो यही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया, ये देख लिया हमने, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी ये भी देख लिया हमने। टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो टॉर्क की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब P और E दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, तो टाउ मिनिमम होगा 0 हो जाएगा। टाउ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा, तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा P और E के प्रोडक्ट के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे
जब हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पी के इक्वल्स। तो यही था टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप के आते हैं, मोस्टली पूछा जाता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड shows that there will be no translatory motion, तो आपको यहाँ तक प्रूफ करना है। और उसके बाद भी अगर पूछा जाता है कि obtain an expression for torque acting on it, तो यहाँ तक करना है फाइनली। तो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।